आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं पंकज चौधरी के बारे में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष का पर्चा भरा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उनके नामांकन में इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी का चुना जाना निर्विरोध तय हो गया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह प्रक्रिया वहां पर हुई जब उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। नए अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा कल लखनऊ में पार्टी के कार्यक्रम में की जा सकती है, जो हमें अभी तक जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के 17वें प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जनवरी 2025 को ही होनी थी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव था, उत्तर प्रदेश उपचुनाव और फिर बिहार चुनाव, बिहार का विधानसभा चुनाव, जिसकी वजह से यह देरी हुई। सामने हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पंकज चौधरी लखनऊ पहुंचे और उसके बाद जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष बनने के लिए पार्टी के लखनऊ दफ्तर में अपना नामांकन दाखिल किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके साथ वहां पर प्रस्तावक बने। तस्वीरें आपके सामने। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े भी वहां पर मौजूद थे और लखनऊ भाजपा प्रमुख महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव अधिकारी के रूप में पंकज चौधरी का नामांकन स्वीकार किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहे। एबीपी न्यूज ने पंकज चौधरी के 8 आयोजनों के नाम पहले ही बता दिए थे। हमने ये आयोजकों के नाम, माफ कीजिएगा, हमने पहले ही बता दिए थे। एबीपी न्यूज के पास इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी पहले से थी कि कौन लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीधे ले चलता हूं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर यह सारा एक्शन हुआ। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक वहां से जुड़ रहे हैं। विवेक, आखिरकार जो आप कह रहे थे वही हुआ, एक व्यक्ति पंकज चौधरी ने पर्चा दाखिल किया। जी बिल्कुल, देखिए इस बात की सुबुगाहट आज से 2 रोज़ पहले शुरू हो गई थी और इसको लेकर के कहीं ना कहीं बात ये स्पष्ट थी कि पंकज चौधरी का नाम जो टॉप 3 लोगों की लिस्ट है उसमें वो नाम शुमार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर के स्पष्ट कह पाना आखिरी मोमेंट तक कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है, क्योंकि भाजपा लास्ट मोमेंट पर भी गेम चेंज कर देती है। पर पंकज चौधरी के नाम की सुबुगाहट पहले से थी और आपने बड़ा सही रेफरेंस दिया। हम सब मान के चल रहे थे कि नाम किसी और का था और अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा आपको मैंने टोक दिया, बिल्कुल देखिए, लेकिन वो वक्त याद आ गया। मनोज सिन्हा के समय, जी मेरा भी मतलब 2017 में मनोज सिन्हा के समय वही हुआ था और मनोज सिन्हा का नाम पूरी तरीके से फाइनल था। वो चार्टर्ड प्लेन से उड़ चुके थे और लखनऊ लैंड होने के पहले कहानी दूसरी हो गई थी। तो वही कुछ स्थितियां पंकज चौधरी को लेकर के भी थी। 2 रोज से इनका नाम जो है वो चल रहा था। एबीपी न्यूज़ के पास इसको जानकारी आज से 2 रोज पहले ही थी और तब भी हमने अपने लोगों को कहा था कि पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है रेस में। और आज सुबह से तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि पंकज चौधरी ही अगले अध्यक्ष होंगे और कौन कौन से 8 प्रस्तावक होंगे वो नाम भी हमने अपने लोगों को बताया था, क्योंकि जिन तमाम लोगों के नाम कयासों के बीच में चल रहे थे कि ये तमाम लोग अध्यक्ष हो सकते हैं, भाजपा ने आमतौर पर उन तमाम लोगों को, चाहे स्वतंत्र देव सिंह की बात की जाए, बेबी रानी मौर्य की बात की जाए, इन तमाम लोगों को बुला करके और आज इनको प्रस्तावक के रूप में इनको खड़ा किया। इसके साथ साथ सीएम, दोनों डिप्टी सीएम ये लोग भी रहे, स्मृति ईरानी को भी बुलाया गया, स्मृति ईरानी भी प्रस्तावक रही। इसके साथ साथ आज इस चुनाव के साथ साथ 80 जो विवेक, मैं फिर आऊंगा। विवेक बड़ी खबर है, आपके पास फिर आएंगे। आगे चलते हैं। पंकज चौधरी के नामांकन से पहले ही उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बिना नाम लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का खुलासा ही कर दिया और कहा था कि पार्टी अध्यक्ष के चयन होने के बाद हम नाम बताएंगे। सुनिए स्वतंत्र देव का साफ इशारा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ ही था। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं और जो अध्यक्ष मिलने वाले हैं एक लोकप्रिय भी हैं, अपने मतलब समाज से भी लोकप्रिय हैं और पार्टी के लिए भी परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले एक साधारण निचले स्तर से कार्यकर्ता जैसे आगे बढ़ता है, पार्षद से लेकर 7 बार सांसद रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और हर पदों पर महत्वपूर्ण रहे हैं।
इसलिए पार्टी को भी बहुत लाभ होना है। ये स्वतंत्र देव सिंह का ही अंदाज है कि उन्होंने साफ कह दिया था कि 7 बार सांसद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने वाले पंकज चौधरी अभी केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं। आपको बता दें, अब आपको 2 साल पहले की एक तस्वीर भी दिखाता हूं, जब गोरखपुर में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल ही चलकर गलियों से होते हुए पंकज चौधरी के घर पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही समय निकालकर पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। पंकज चौधरी के घर का रास्ता सकरा होने की वजह से प्रधानमंत्री का काफिला 200 मीटर दूर ही वाहन उनकी गाड़ियों में जो शामिल होता है कैवलकेड में, वो रुक गया था। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं प्रधानमंत्री जब उनके घर गए थे। वहां से अब आगे आपको बताएं, प्रधानमंत्री राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पैदल चलकर उनके आवास पर पहुंचे थे, जबकि 200 मीटर दूर उनके कैवलकेड की, उनके कारकेड की गाड़ियां रोक दी गई थी। तीस मई 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज में सभा करने आए गृह मंत्री अमित शाह ने पंकज चौधरी के लिए बड़ा बयान दिया था। सुनवाते हैं आपको। और कहा था कि दिया लेकर खोजने पर भी ऐसा सांसद आपको नहीं मिलेगा, आप इन्हें विजयी बनाकर भेजिए, भाजपा इन्हें बड़ा आदमी बनाएगी, संकेत साफ दिए थे। आप पंकज जी को सांसद बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। महाराज जगन वालों, ये पंकज जी देश के सबसे अनुभवी सांसदों में से, देखने में ऐसे सज्जन दिखते हैं मगर भारी प्राणी है भाई। यानी पहले से नेतृत्व ने मन तो बना रखा था कि बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है पंकज चौधरी को। अब आगे चलते हैं, दूसरी बड़ी खबर आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लियोनेल मेसी सॉकर लेजेंड के कार्यक्रम के दौरान हालात बेकाबू हो गए। सॉल्ट लेक स्टेडियम में दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉलर की सिर्फ 22 मिनट की झलक भी ना देख पाने से फैंस वहां पर नाराज हो गए और उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी। सुरक्षा व्यवस्था को जो घेरा बना हुआ था सुरक्षा व्यवस्था का, उसको वहां तोड़ दिया, स्टेडियम के अंदर घुस आए। इसके बाद तो वहां पर अफरा दफरी मच गई, जमकर तोड़फोड़ हुई। इस टूर के दौरान सतादू दत्ता थे, आयोजक थे, जिन्हें फैंस के बवाल के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर कार्यक्रम में बद इंतजामी का आरोप लगाया गया है। कोलकाता में मेसी के फैंस के हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग इस बात से डिसअपॉइंटेड थे, नाराज थे कि 22 मिनट महज कुल मेसी शायद वहां पर रह पाए, उसके बाद उन्हें वहां से निकाल दिया गया, वजह चाहे जो भी रही हो। लेकिन जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखिए यहां पर, फैंस किस तरह से स्टेडियम के अंदर आ गए। सुरक्षा जो घेरा होता है स्टेडियम का, जालियां लगी होती है, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया, अंदर घुस आए, बोतलें फेंकी, कुर्सियां फेंकी और ये सब कुछ हुआ दुनिया के सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय, जिनको मैजिशियन लेजेंड कहा जाता है, लियोनेल मेसी जब वहां पहुंचे थे तब सबसे लोकप्रिय फुटबॉलर की सिर्फ 22 मिनट की झलक, वो भी जब वहां पर मौजूद व्यूअर्स नहीं देख पाए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखें। आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है, सताद्रू दत्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। To the fans, we have already told the organizer we will persuade him. He is giving in writing to the whomsoever concerned that the tickets which have been sold, they should be refunded because there was not much of this thing was done. Now the situation is right now under control. Organizer side, their team, security team, their press team running around. This is we will take action and we have already detained the organizer. पश्चिम बंगाल के डीजीपी बता रहे थे कि उस वक्त बाद में हालात सामान्य हुए और कैसे ये निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग आए थे वहां पर मैच देखने, उनके पैसे रिफंड किए जाएं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में हुए हंगामे और अव्यवस्था को लेकर
गहरी चिंता व्यक्त की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोलकाता हंगामे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान आया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान। हंगामे पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जताई है नाराजगी। राज्य सरकार के अधिकारियों ने मेरी सलाह नहीं मानी, बड़ा आरोप लगाया राज्यपाल ने। कोलकाता हंगामे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बड़ा बयान। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी सलाह नहीं मानेगी। स्टेडियम में हंगामे को लेकर के बड़ा बयान दिया। हंगामे पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। When a globally famous icon of football like Messi comes to Kolkata, which has football in its blood, the other authorities should have foreseen many things and taken steps for that, which they have not done. Last midnight, I myself, as governor, gave some suggestions to the authorities. Nothing has been done. This is a failure of planning and management. खुद महामहिम राज्यपाल ने कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं इस मामले पर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी ममता सरकार को अब घेरा है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी सीधे सवाल खड़े कर दिए। ममता जी, ये सिर्फ आपके विचलित होने या दुखी होने की बात नहीं है। आपके शासनकाल में पश्चिम बंगाल जिस दुखद और दर्दनाक स्थिति की तरफ पहुंच गया है, ये घटना उसका प्रमाण है। और इसके साथ मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयोजनों में ऐसी अव्यवस्था आपके राज्यों में क्यों होती है? यह दर्शाता है कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत लचर है। सुधांशु त्रिवेदी का बयान देखा आपने। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के फैंस की भारी भीड़ और अव्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने इस पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और कहा इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण मानती हैं और इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। बड़ी बात, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह सब कुछ जो वहां पर हुआ उसके लिए माफी मांगी है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। क्या कुछ हुआ कोलकाता में हमने आपको दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खबर आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब गंदे कमेंट्स को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। कहा सुनी और गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते एक तरह से जंग का मैदान बन गया। दोनों तरफ से पत्थर और लाठी डंडे चलने लगे। यहां तक कि घर के बाहर खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। अब आपको दूसरी खबर उत्तराखंड से बताता हूं। उत्तराखंड के खटीमा से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर पुरानी रंजिश में दो गुटों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर। यहां पर जबकि दो युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सड़क पर हुई चाकूबाजी की वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। सब पर भारी अमित शाह। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिनके तथ्यों और शब्दों के आगे विरोधियों का एजेंडा, प्रोपेगेंडा सब धरा का धरा रह जाता है। जैसे विपक्ष इन दिनों वोट चोरी का राग अलाप रहा है और इन आरोपों पर जब शाह बोले तो विरोधी झुंझलाते रहे, खिसियाते रहे, लेकिन शाह के आगे टिक नहीं पाए। वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले, आप बोले। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उत्साह में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा।
कभी आक्रमण कभी तंज, ये अमित शाह का वो स्टाइल है जिसके सामने अच्छे अच्छे धुरंधर भी टिक नहीं पाते हैं। 10 दिसंबर को लोकसभा में अमित शाह का ये अंदाज देश ने एक बार फिर देखा। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया। अमित शाह अपने शब्दों की शक्ति और तथ्यों की ताकत से विरोधियों की दागी मिसाइल का रुख मोड़ने का मादा रखते हैं। वो जब भी बोलते हैं तो विरोधी खेमे के पास सुनने और खुन्नस खाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को, और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जाता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहते हैं। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। सब जानते हैं कि अमित शाह जो कुछ कहते हैं पहले उसे तथ्यों के तराजू पर तौलते हैं और फिर बोलते हैं। इन दिनों जैसे वोट चोरी कांग्रेस की जुबान पर है, सड़क पर संग्राम से लेकर संसद के अंदर तक चर्चा हो और विपक्ष के हर आरोप को उन्होंने अपने शब्द बाणों से भेद दिया। ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार 2004 में हुआ। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने जून 2017 में 3 दिन तक ईवीएम इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में रखे कि कोई भी पार्टी आकर ईवीएम को हैक कर बता दे। ये तो गए ही नहीं मान्यवर, मगर एक्सपर्ट भी नहीं गए। चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। अब आज ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। कांग्रेस एसआईआर को असंवैधानिक बता रही है। इस आरोप का लोकसभा में जब अमित शाह ने जवाब दिया तो कांग्रेस कटघरे में खड़ी नजर आई और उसके दावे हवा हवाई दिखे। मई 2014 से चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का सुझाव कांग्रेस पार्टी से नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का प्रपोजल नहीं दिया। मान्यवर, ये कई बार मिलने गए हैं, मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था चुनाव प्रक्रिया के अंदर उनका जो डिस्प्यूट है वो ऑन गोइंग इलेक्शन में इसको रजू करने का। चुनाव सुधार जो होता है, चुनाव के पहले चुनाव के नियम जो तय होते हैं, इसके लिए सभी दलों को बाकायदा पत्र लिखा जाता है। अमित शाह जब जवाब देते हैं तो पूरी तैयारी के साथ देते हैं। उनके जवाब में तेवर और तंज का ऐसा बैलेंस होता है जो विरोधियों का बैलेंस बिगाड़ देता है। इतने सारे वकीलों को राज्यसभा दे रखी है, भगवान जाने क्या करते हैं ऐसा। अपने नेता को ब्रीफ भी नहीं करते। कल देर रात को मान्यवर मैं मेरा भाषण तैयार करूं तो मैंने अपने आप को पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे। मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा, ये मुद्दा क्यों उठा रहे। ये अमित शाह की उसी आतिशी पारी का ट्रेलर है जो 2 दिन पहले उन्होंने विपक्ष द्वारा तैयार की गई वोट चोरी की उसकी ही पिच पर खेली और ऐसी धुरंधर पारी खेली कि सबकी बोलती बंद कर दी। इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया,
इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, इसलिए जीते। आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीते हैं। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर कर जीते हैं? माननीय, और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। तमाम विपक्ष के नेताओं से भी अनौपचारिक तौर पर अगर बात करें तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अमित शाह जितनी मेहनत करते हैं उतनी हर किसी के बस की बात नहीं है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ग्रैमी अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड विनर रिकी केज के घर चोरी की वारदात सामने आई है। चोरी एक डिलीवरी बॉय ने की, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में वो घर के भीतर मौजूद सीवर का ढक्कन चुराता हुआ दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।